हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। देखिए आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका समय 5 से 7 बजे तक रखा जाएगा। गौर से सुन लीजिए कि क्या हेल्प हो पाएगी आपकी। तो 5 से 7 बजे तक शाम को वीडियो सेक्शन में, ठीक है, वीडियो सेक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो सेक्शन में मैं आप लोगों के लिए ये सामान्य हिंदी और व्याकरण का जो खंड है पूरा पूरा इसको सॉल्व कराने के लिए आ रहा हूँ। ये पूरा का पूरा खंड जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा नंबर बटोर के दे सकता है। यानी कि देखिए जीएस पेपर तैयार करने से आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन इस सिलेक्शन में चार चांद लगाने यानी आपको टॉप रैंक तक पहुंचाने का काम पेपर 5-6 का है। और आपके यहाँ पेपर 5 है सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर, यानी जनरल हिंदी एंड ग्रामर का पोर्शन जो है। अब इस ग्रामर पोर्शन में जो 2025 में प्रश्न पत्र हुआ था, इस 2025 के प्रश्न को हम हल करने चल रहे हैं। अच्छा, ये हल ऐसा हल नहीं होगा कि मैं आके आंसर बताता चला जाऊं, नहीं, इसको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर के रूप में समझा जाए, इसको एक आंसर राइटिंग बैच के रूप में देखा जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले मुझे देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मेरा नाम है विवेक पांडे। यूपीपीसी स्टडी आईक्यू पर लगातार मेरी क्लासेस जाती हैं, बीपीएससी पर जाती हैं, एमपीपीएससी पर भी आप लोगों के साथ कई बार जुड़ने का मौका प्राप्त हुआ है। 1 तारीख से जो हमारी रिपीटर बैच स्टार्ट हुई है, उस रिपीटर बैच में भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। 1 सितंबर से बैच प्रारंभ कर रहे हैं। 1 सितंबर से पहली क्लास शुरू होगी और वो पेपर 5 से यानी मेरे से ही वो बैच प्रारंभ किया जा रहा है। तो सामान्य हिंदी और व्याकरण का ये जो पोर्शन है, इसको 5 से 7 प्रतिदिन, जैसे एक बार हम 2 घंटे का सेशन लेंगे, ये पूरा अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का एक सेशन होगा। 1.5 घंटे में भी खत्म हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है। तो 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन है ये, एक मोटा मोटा मान के चलिए, जिसमें मैं आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को समझाऊंगा। जितने प्रश्न पूछे होंगे उस पूरे खंड को समझाते हुए हम आगे बढ़ने की एक कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक मुहिम है विद्यार्थियों के लिए कि उत्तर लेखन कैसे करें, कैसे इसकी समझ और बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। ये इस प्रकार का एक खंड होने वाला है। आइए देखिए, तो यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। 25 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिनके बदले में आपको 3 नंबर मिलते हैं, यानी 25 या 75 अंक का पूरा लघु उत्तरीय सेशन आपके सामने रखा जाता है। और इसकी जो अधिकतम सीमा रखी जाती है वो 20 से 25 शब्दों की ही रखी जाती है। इसको 20 से 25 शब्दों में उत्तर करना होता है। 20 से 25 शब्द का मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 पंक्तियों में आप इसका उत्तर, या 6 पंक्ति मैक्सिमम तक में इसका उत्तर आप कर सकते हैं उत्तर लेखन के दौरान। पहला प्रश्न ही है कि चौपाई छंद का लक्षण बताइए और उदाहरण भी दीजिए। अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहीं से आपको अनुमान लग जाएगा कि लक्षण बताने के, या लक्षण बताने का मतलब होता है परिभाषा बताना, और उस छंद में क्या क्या होता है। जैसे प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, और जगण तगण होता है, अंत में लघु या दीर्घ होता है, कितनी मात्राएं होती हैं, ये उसकी पहचान है। पहचान का मतलब भी होता है लक्षण। जब किसी जगह पे लक्षण बताने की बात कही जा रही है, अर्थात पहचान पूछने का व्यवस्था किया गया है। उदाहरण बताइए, तो एक एग्जाम्पल दे करके उसके मात्राओं की गिनती, ध्यान रखिएगा, मात्राओं की गिनती करके जरूर बता दीजिए कि इसमें अमुक छंद लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे देखिए, इसका उत्तर करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर उत्तर किया हुआ है कि जिस छंद के 4 चरण होते हैं, कितने, 4 चरण हो, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो। कितनी मात्राएं, 16-16 मात्राएं। पहले, दूसरे और तीसरे चौथे में आपस में तुक हो, यानी काफिया मिला हुआ हो। तुक क्या होता है, जैसे अंतिम पंक्ति का मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, और या तो अंतिम पंक्ति कह दीजिए, तो पहली पंक्ति और दूसरी अथवा अंतिम पंक्ति का अंतिम वर्ण या तो समान हो जाए, या अंतिम वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाला हो जाए, तो ऐसी दशा में कहते हैं कि तुक समान हो गया है। अब समझ में आया तुक समान होने से क्या तात्पर्य है। जब कभी आपको ऐसा समझना हो कि तुकांत कविता है, किसी चीज के बारे में अगर ऐसी बात कही जा रही है कि यह कविता एक तुकांत कविता है, तो इसका क्या संदर्भ ग्रहण करना है। तुकांत कविता का क्या मतलब हुआ कि कविता की अंतिम पंक्ति और पहली पंक्ति समान हो जाए, या तो फिर पहली और अंतिम पंक्ति के बीच में उच्चारण स्थान समान हो जाए, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण आ जाए, तो उसको हम लोग तुक कहते हैं। तो यही चौपाई के लक्षण है। पहला लक्षण 4 चरण होना, और सरल मात्रा में समझ लीजिए कि भैया इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से।
ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो पहला और तीसरा एक समान होता है और दूसरा और चौथा एक समान होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक चरण में यहाँ पर कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में देखने को मिलती हैं। और आप अगर देखेंगे तो पहले, तीसरे और दूसरे, चौथे में तुक समान होता है, यानी इसकी अंतिम पंक्ति, इसकी अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण, इसी को कहा जाएगा कि तुक क्या हो गया, समान हो गया। ऐसी दशा में अगर इसके लक्षणों पर प्रकाश डालना चाहेंगे तो यह एक मात्रिक छंद के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मात्रिक छंद के रूप में देखा जाता है, अर्थात यह एक ऐसा छंद है जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। हर वह छंद जिसकी गणना हम मात्राओं के आधार पर कर पाते हैं उसे ही मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है वार्णिक छंद। वर्णिक छंद गलत शब्द है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, वर्णिक शब्द नहीं होता, वार्णिक होता है। वर्ण में इक प्रत्यय के सम्मिश्रण से, गौर से देख लीजिए, मात्रिक छंद होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा वार्णिक छंद। वार्णिक छंद होता है मात्राओं के आधार पर अगर गणना की जा रही है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मात्रिक छंद कह देते हैं। अगर वर्ण के आधार पर गणना की जा रही है तो उसको ही वार्णिक छंद कह देते हैं। वार्णिक शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, तो वर्ण शब्द में ये जो इक प्रत्यय लगा है इससे ही क्या हो गया है, यहाँ पर वार्णिक शब्द का निर्माण हो गया है। इसको ही हम लोग वार्णिक कह देते हैं। तो हम जिस चौपाई की बात कर रहे हैं, हम जिस छंद की बात कर रहे हैं, ये कैसा छंद है, चौपाई छंद है। चौपाई का मतलब ही होता है चार पैरों का समाहार। हम चार चरण की बात कर रहे हैं ना, हमसे क्या कहा गया था, चौपाई बता दीजिए। तो चौपाई मतलब चार पाई, चार धन पाई अर्थात पैर अर्थात चरण। तो नाम से ही जिसके स्पष्ट है कि जिसके चार चरण होते हैं। तो एक लाइन तो आपको जीवन भर अब याद रहेगी कि चौपाई के चार चरण होते हैं, और दूसरी लाइन भी याद रहेगी कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में क्या होता है, तुक समान होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा कि तुक समान हो गए। ऐसी दशा में हम लोग कह देते हैं कि यहाँ तुक समान हो जाते हैं, या तो अंतिम वर्ण समान हो जाए, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि या तो अंतिम वर्ण समान हो जाए, या तो ये जो वर्ण आए हुए हैं अगर ये समान ना दिख रहे हों तो तुक का क्या मतलब है, जरा सा ये भी नोट डाउन करिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं, एकदम नए बच्चे हैं, देखिए जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है वो कम से कम कुछ तो जानकार है, थोड़ा बहुत वो भाषा के संदर्भ में पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, जानता है। लेकिन जो अंग्रेजी मीडियम के, इंग्लिश माध्यम से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो इन चीज़ों को बहुत क्लिष्ट मानते हैं, कठिन मानते हैं, जिस कारण वो इस परीक्षा से वंचित भी रह जाते हैं। तो इस परीक्षा में आप इस चैप्टर को, छंद को, रस को, अलंकार को अगर मेरे द्वारा पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आज इस पेपर को ही बहुत, मतलब जो लोग इस पेपर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए और बिना किसी ऊब के, बिना किसी छटपटाहट के 2 घंटे इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको नोट्स बनाइए इसका। और ऐसे ही 4-5 सालों के प्रश्न पत्र को मैं सॉल्व करा के आपको दूंगा, और प्रत्येक वर्ष के प्रश्न पत्र को आप इत्मीनान से देखिए। आपको दुगना फायदा अगर ना मिला तो मुझसे कहिएगा। आइए, जैसा कि मैंने कहा, तुक या तो अंतिम वर्ण समान हो जाए। क्या कहा मैंने, या तो अंतिम वर्ण समान हो जाए, मतलब पहला और अंतिम, ठीक है, या तो पदों के अंतिम वर्ण समान हो जाए, या तो ऐसा कह दीजिए कि पदों के अंतिम वर्ण समान हो जाए, पदों के अंतिम वर्ण। और दूसरी बात यह है कि अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान समान हो जाए। कई बार बच्चे यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अंतिम वर्ण के उच्चारण स्थान समान हो जाए। अगर मान लीजिए वर्ण समान नहीं है तो अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान भी समान हो सकता है, तब दोनों का वर्ग हो, यानी कंठ से उच्चरित होते हों, या तो दोनों तालु से उच्चरित होते हों, या तो दो के दोनों दंत से उच्चरित होते हों,
या तो दो के दोनों ओष्ठ से उच्चरित होते हों, या तो दो के दोनों दंतोष्ठ हों, तो ऐसी दशा में ये तय हो जाएगा कि उच्चारण स्थान क्या हो गया, समान हो गया। और अगर उच्चारण स्थान समान है तो हम कह देंगे कि हाँ भाई साहब उच्चारण स्थान अंतिम वर्णों के समान है, तब भी यहाँ पर तुक लगा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बातें समझा पाया हूँगा। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको पता चला कि इसमें कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ये बात सरल भाषा में क्लियर हो गई। और प्रकार कैसा है, तो मात्रिक है, क्योंकि इसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। और मात्राओं की संख्या इसमें कितनी होती है, तो हमने कहा कि 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तुकांत के बारे में भी चर्चा हो गई कि पहले तीसरे और दूसरे चौथे में जो है तुकांत लगा होता है, पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में, है ना, पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में 4 चरण होते हैं ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, इन दोनों में तुक यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई बार पहले तीसरे और दूसरे चौथे में भी अलग अलग छंदों में दिखाई पड़ता है। और चरणांत निषेध क्या है इसमें, तो चरण के अंत में क्या नहीं आना चाहिए। चरणांत निषेध का मतलब होता है कि कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें ये तय कर दिया जाता है कि इसके अंत में ये तो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि चरण के अंत में जगण नहीं आना चाहिए, तगण नहीं आना चाहिए। समझ गए, जगण और तगण क्या है। तो एक बात ये भी समझ लीजिए, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ छंद में गणों की गिनती की जाती है। और गणों को याद रखने के लिए एक सूत्र है, यमाता राज भान सलगा, ये जो है सूत्र बताया जाता है, यमाता राजभान सलगा। इससे क्या क्या पता चल रहा है, तो यहां से ये आपका यगण बन जाएगा, यहां से ये आपका मगड़ बन जाएगा, यहां से ये आपका तगड़ बन जाएगा, ये आपका रगड़ बन जाएगा, और ये आपका जगड़ बन जाएगा, ये आपका भगण बन जाएगा, ये आपका नगण बन जाएगा, ये आपका सगण बन जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये कुल कितने 8 गण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कितने, तो 8 गण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। कुल 8 गण आपके सामने हैं। अब जैसे देखिए गणों की गिनती कैसे होती है, जैसे य गण, म गण, त गण, इसका क्या मतलब हुआ, तो इनकी मात्राओं की गिनती कैसे की जाएगी इसको देखने के लिए, जैसे कह रहा है कि अंत में क्या नहीं होना चाहिए, जगण नहीं होना चाहिए, जगण नहीं होना चाहिए। तो देखिए मात्राओं की गिनती कैसे होती है, जगण कहाँ आया है, यहाँ आया है, ये ज के पास से आया है, यानी कि ज को कै नंबर दे देंगे, 1 नंबर। उसके बाद क्या है, भा है, ये 2 है, उसके बाद न है। यानी जगण कहने से तात्पर्य क्या नहीं आना चाहिए, मात्राओं में 1 2 1 नहीं आना चाहिए। और क्या बोल रहा था, क्या नहीं आना चाहिए, जगण और तगण नहीं आना चाहिए। आइए तगण भी सिखाते हैं आपको। तगण कहाँ है भाई साहब, ये है तगण। तो त को कितनी मात्रा देंगे, बड़ा आ लगा हुआ है ना सूत्र में, तो 2 नंबर। और फिर इसके बाद देखिए फिर से 2 नंबर, रा आ गया है और ज आ गया है। तो क्या नहीं आना चाहिए, 2 2 1 और 1 2 1 नहीं आना चाहिए। यही आपके तगण और जगण हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर चौपाई में अंत में नहीं आना चाहिए। अभी आपसे इसी प्रश्न पत्र में गणों के सूत्र के बारे में सवाल पूछा गया है। ठीक है, गणों के सूत्र पर सवाल है, आप लोग उसको भी देखिएगा, तो वो भी आप इत्मीनान से समझ पाएंगे कि गणों के सूत्र पर भी बात हुई है। आइए अब देखिए, पीछे मुड़िए, यहां तक क्लियर हो गया। चरण के अंत में क्या नहीं आना चाहिए, निषेध है, किस बात को रोक दिया गया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो चरण के अंत में जगण और तगण, और जगण और तगण की मात्राएं निकालना सीख गए। अगर आप अभी भी नहीं सीख पाए तो मैं एक मात्रा और निकाल करके आपको सिखाता हूं। देखिए कैसे नहीं आएगा भाई साहब, आएगा, कसम खा लिए है। जैसे मान लीजिए मगण की मात्रा निकालनी है, मगण की मात्रा निकालनी है, तो इस माँ पे आप एक बार टिक कर लीजिए। उसके बाद के 3 वर्णों को लिख लीजिए, मा ता रा, लिख लिया आपने, मा तारा। मगण निकालना है तो ये मगण की मात्रा निकालने के लिए माँ के आगे के 2 सूत्र वर्णों को लिख लेना चाहिए, 2 सूत्र वर्णों को लिख लेना चाहिए। मगण का निकालना था तो मा तारा लिख लिया। माँ के लिए क्या नंबर देंगे सर, 2 नंबर देंगे, क्योंकि दीर्घ है, बड़ा आ की मात्रा आई है, ये भी दीर्घ है ता भी, और ये भी दीर्घ है रा भी। तो मगण के लिए क्या सूत्र में क्या मात्रा निकली, 2 2 2। अच्छा एक और निकाल के दिखाते हैं। जैसे नगण के लिए निकालना है तो नगण, न के बाद क्या लगा है, अगर नगण का सूत्र निकालना है तो नगण के लिए क्या हो जाएगा, नसल,
न स ल, तो ये एक 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 हो जाएगा। और कुछ निकालना चाहते हैं, यगण के लिए निकालना चाहते हैं तो य पर गोला लगाइए, मातारा, तो यगण के लिए क्या हो जाएगा, य माता, निकाल दीजिए, 1 2 2, तो ये आपका यगण हो जाएगा। इस तरह से इस सूत्र को निकाला जाता है। इस सूत्र से मात्राएं ऐसे निकाली जाती हैं। और प्रत्येक ह्रस्व वर्ण के लिए एक बार एक चीज और देख लीजिए जो लोग नहीं जानते, प्रत्येक ह्रस्व वर्ण के लिए एक मात्रा और प्रत्येक दीर्घ वर्ण के लिए 2 मात्रा का चुनाव किया जाता है। और केवल इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ सूत्रों को भी समाहित करना पड़ेगा। जैसे अ ई उ और री के प्रत्येक स्थान पर एक मात्रा और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ और औ, ऐसे स्थानों पर 2 मात्रा का चुनाव किया जाता है। और भी इसके सूत्र हैं, हम इसको क्लास में जब पढ़ाएंगे पेड बैच में, तो वहां पर जो है आप लोगों को बहुत कायदे से इसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो सूत्रों के विषय में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मामला समझ लिया होगा। अब आइए देखिए क्या करना है, पीछे आ जाइए, ये समझा दिया मैंने। और फिर समता कैसी होती है, क्या समानता है, तो चारों चरण इसके समान होते हैं, मात्रा भार वाले समछंद के रूप में इसको देखा जाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, रामचरितमानस का एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर धम अभिमानी। तुक देखिए, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए, देख रहे हैं, तो चारों चरण के अंतिम वर्ण समान हो गए हैं। ठीक है, समान मतलब तुक आ गया है, सब में बड़ी ई दिख रही है आपको। पहले दूसरे में देखिए क्या कह रहा था, फिर से देख लीजिए, कह रहा था पहला दूसरा समान होगा, तो इसमें भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है, पहला दूसरा समान है। और तीसरा चौथा समान होगा, तो तीसरा चौथा समान हो गया है। कह रहा था प्रत्येक चरण में क्या होगा, 16-16 मात्राएं होंगी, तो देख लीजिए, ज 1 ब 1, ज 1 ब 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10, तो 12 2 14 2 16, तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। इसको भी जोड़ लीजिए, 16 मात्रा आएगी, इसको भी जोड़ लीजिए 16, ये सब जगह पर 16 मात्राएं आएंगी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होने पर यहाँ पर चौपाई छंद हो जाता है। तो एक सवाल का उत्तर आपको अभी हमने बताया है। इस तरह से आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आंसर भी बताया जा रहा है, लिखने की टेक्निक भी सिखाई जा रही है कि लिखना कैसे है। पहले आपने लक्षण बता दिए, और 4 लाइन में आपने लक्षण बता दिए कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, पहला दूसरा और तीसरा चौथा चरण समान होता है, अंतिम तुक होते हैं, और इसमें अंत में यगण और तगण का अवरोध होता है, और चारों चरण समान माने जाते हैं। इतना लिख दिया आपने, एक एग्जाम्पल उठा लिया, और बहुत अच्छा होगा कि आप ये बता पाएं कि एग्जाम्पल आपने जिस ग्रंथ के जिस रचनाकार से लिया है, अगर वो लिखते हुए बता पाएं कि इस ग्रंथ के इस रचनाकार से मैंने एग्जाम्पल उठाया, तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं संचारी भाव क्या होता है, इसकी संख्या कितनी बताई गई है। देखिए, संचार में ई प्रत्यय लगा है तो संचारी बन गया है। आइए हम इसका आंसर भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ हम इसके तरीके भी समझाएंगे आपको। पहले देख लीजिए, संचार शब्द में ई प्रत्यय लग गया है तो बन गया है संचारी, अर्थात ये क्या करता रहेगा, संचरण करता रहेगा। इसका काम क्या है, इसका मतलब क्या है, संचरण करना। यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि संचारी भाव को ही हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। वे भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए मन में उत्पन्न हुए, कुछ समय तक रुके ठहरे और स्वयं समाप्त हो गए, ये भाव जल के बुलबुले की तरह बहुत क्षणिक होते हैं, उड़ते हैं, स्थायी भाव को सहयोग देते हैं और विलीन हो जाते हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि संचारी भाव क्या है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपकी पुरानी रंजिश है ना, पुरानी रंजिश है, उसको देख करके आप एकदम आग बबूले हो उठते हैं।
अचानक से 5-6 साल बाद आपके सामने वो व्यक्ति आ गया, आपके दफ्तर में आ गया, और उसको देख करके जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका खून जलेगा। तो ये संचारी भाव ने आपके भीतर, उसको जब जब देखे बाहें एकदम कस के उमेट लेंगे, दवाई जो है बहुत, ऐसे आप एकदम सोचने लग जाएंगे। ये आपके अंदर भाव आएगा कि बस कैसे अब हम उतारें चप्पल और फिर अब नाप दे, पूरा बराबर कर दें। तो ये वाला जो भाव है आपके भीतर जो आ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति पहले से एक क्रोध, एक वीरता का भाव आपके भीतर पहले से उसके प्रति है, एक घृणा का भाव उस व्यक्ति के लिए पहले से आपके अंदर है। तो ये जो भाव पहले से पनप रहा है वो कहीं गया थोड़ी, मन में जो भी भाव आते हैं वो कहीं ना कहीं स्थान बना बैठे रहते हैं। यही संचारी भाव है, जाके पीछे धीरे छुआ देता है, कहता है जाओ उठो, जरूरत है। अच्छा, इस बात को और अच्छे समझाता हूं। देखिए, आपकी उम्र के माकूल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते थे, किसी कारणवश उससे आपका विवाह नहीं हो पाया, अचानक से ट्रेन में आपकी मुलाकात उससे हो गई, तो क्या आपको अपने शरीर को बताना पड़ेगा कि आप उससे प्रेम करते हैं? अनायास आप खींचे चले जाएंगे ना। तो यही जो आपके भीतर पहले से दबा हुआ प्रेम था, उसको संचारी भाव ने क्या किया, जा करके उद्वेलित कर दिया। और यही काम संचारी भाव का है। इसको हम दूसरे तरीके से अगर कहें तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव की संज्ञा दी जाती है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। वे भाव हैं जो स्थायी भाव को क्या करते हैं, धीरे से हवा दे देते हैं, उत्पन्न होते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। स्थायी भाव को सहयोग देकर के विलीन हो जाते हैं। अगर आप आचार्य भरत मुनि की देखें, जिन्होंने रस के विषय में चर्चा किया है, रस के विषय में सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो आचार्य भरत मुनि ने ही बताया है। विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगादृश निष्पत्ति, यह सूत्र दे करके आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले रस सूत्र दे करके रसवादी आचार्यों में अपनी गिनती करवाई और सबसे पहले रस को इन्होंने आस्वादित करके समाज को बताया। इन्हीं का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, आचार्य भरत मुनि का ही एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने रस की चर्चा सर्वप्रथम किया है। और इन्होंने मूलतः रसों की संख्या 8 ही माना है। वैसे तो कुल 9 रस होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस मानने से इनकार कर दिया। और अन्य कुछ आचार्य हैं जिन्होंने रसों की संख्या 11 मान्य किया है। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो कुल 9 रस ही हैं, जिसमें से कई आचार्यों के द्वारा अलग अलग रसों को रसों का राजा माना गया। लेकिन मूलतः जो धारणा चलती आई है कि वह श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे रसों का राजा श्रृंगार रस है। कि अगर रस में श्रृंगार ना हो तो फिर कैसी भावना, हाँ? तो आप ऐसे ही समझिए, ठीक है। तो भैया आचार्य भरत मुनि ने ये बताया कि भाव रस निष्पत्ति के स्थायी भाव की सहायता करते हुए संचरण करते हैं, गमन करते हैं, इसलिए संचारी कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो आचार्य भरत मुनि और कई विद्वानों के द्वारा हम संचारी भावों की संख्या 33 मानते हैं। कितनी है? 33 है। तो ये दूसरे सवाल का आपका उत्तर हो गया है, ठीक है। दूसरे सवाल का भी उत्तर आपके हो गया है। और चूंकि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं, पूछा तो गया नहीं था, और ना तो 33 के 33 याद होने वाले हैं। लेकिन चूंकि अभी तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, चिंता है, मोह है, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता और वैवर्ण्य, अपस्मार। वैवर्ण्य का मतलब होता है कि रंग उड़ जाना, किसी को देख करके चेहरे का रंग उड़ गया, रंग सफेद हो गया, रंग लाल हो गया, ऐसा वाला। अपस्मार, अवहित्था, गर्व, जड़ता, हर्ष, चपलता, व्रीणा, लज्जा, धृति, स्मृति, मोह, उग्रता, वितर्क, त्रास, मरण, उन्माद। और ये पूरे 33 के 33 संचारी भाव थे। कई अतिरिक्त विद्वानों के द्वारा निद्रा को, अमरस को, सुप्त को और विबोध को भी हम लोग इन 33 के अलावा 34वां, 35वां, 36वां संचारी भाव मानते हैं। लेकिन आपसे जब संख्या पूछी जाएगी तो आपके लिए संचारी भावों की संख्या 33 होगी, जो कि कुछ इस प्रकार से है। 2 सवाल का उत्तर हो गया भाई। तीसरे सवाल पे चलिए। कह रहे हैं सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल करिजान चलई जोक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। इन पंक्तियों में छंद को विदित करके उसे परिभाषित करिए। अब देखिए छंद लिख दिया है उसने, आपको अपने से उसके बारे में बताना है। देखेंगे तो दूसरा समान और जान, ये दूसरा और चौथा पद जो है, दूसरा और चौथा ये समान दिखाई पड़ रहा है, मतलब यहां तुक है।
लेकिन वचन और गति में तुक नहीं है। ता था द ध न। तो मैंने कहा था कि तुक तभी नहीं होता है जब केवल और केवल अंतिम वर्ण समान हो, बल्कि तब भी तुक हो सकता है जब अंतिम वर्ण के उच्चारण स्थान समान हो। इचु यशानाम तालु, ता था द ध न, ता था द ध न, लृत लशानाम दंतः, चूंकि न और त दोनों ही वर्ण दंत से उच्चरित होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये चारों में तुक तो दिखाई पड़ रहा है। अब आइए सवाल देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस छंद में क्या खोजना है, रस खोजना है। तो यहां पर आपने कौन सा छंद खोजना है, तो ये पंक्तियां ली कहां से गई हैं, इसमें दोहा छंद है और रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं। आप कहेंगे सर ये तो नहीं पूछा कहां से पंक्तियां ली गई हैं। देखिए मैं फिर से कह दूं कि ये हिंदी कॉपी है, इसको साहित्य का कोई जानकार ही चेक करता होगा। तो अगर आप अपना वास्तव में अगर पोज पानी बनाना चाहते हैं, अपना पौआ बनाना चाहते हैं, तो आप प्रश्नों का उत्तर लिखते समय इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, इस बात का बहुत विशिष्ट ध्यान रखिए कि आप उत्तर ऐसा करिए। देखिए अगर पढ़ तो रहे ही हैं, तो अगर थोड़ा बहुत आप कम से कम मूल चीज़ें, मैं नहीं कहता कि बहुत सारी रचनाएं पढ़ करके आपको जाने की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम मूल तथ्यों की तो जानकारी थोड़ी बहुत हो, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के आधार पर कुछ गेसवर्क आपके पास हो, जो कि हम अपने बैचेज में, अपनी क्लासेज में हम आपको ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से ज़रूर पेश करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो उसको कम से कम अगर आप देखते रहते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जहां पर हम बहुत सारी रचनाओं को गेस करके दे देते हैं, और कई बार एमपीपीएससी के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जहां पर हम ऐसे गेस प्रश्नों को देख पाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए भाई साहब। अब देखिए, तो इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें होते दो चरण है, ऐसे याद रखिएगा, द से दोहा, द से दो, दो और हा। तो जिसमें चार चरण हो, दो चरण हो, दोहा में दो चरण हो, और प्रत्येक चरण के विषम में, विषम का मतलब क्या होता है, जैसे दो चरण होंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, दो चरण लिखा जाएगा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये कह रहा है कि पहले और चौथे में, दूसरे और तीसरे में, इसमें क्रॉस रिलेशन होता है दरअसल। तो पहले और तीसरे में क्या होता है, 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 13-11 का इसमें यहाँ पे सिस्टम चलता है। अब इसमें मात्रा का सत्यापन कैसे करेंगे, कह रहे हैं सहज सरल रघुबर वचन जोड़िए, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13। तो यहाँ 13 मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, छोटा ऊ है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये 1 है, छोटा ऊ है तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 नहीं होगा, छोटा ऊ है, 1 होगा 1 होगा 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, छोटी ई है, और यहाँ पर भी 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, 2 होगा 1 होगा। जोड़ लीजिए, 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11। तो यहाँ पर 11 मात्राएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एक ही होगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये छोटी मात्राएं हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 1 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 1 1 1 2। अब इसको जब जोड़ा जाता है ना, जहाँ पे र लग जाए तो इसके पूर्व 2 रख दिया जाता है, इसको 1 कर दिया जाता है, इसको 1 इसको 1। जोड़ लीजिए, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं। ठीक है, ऐसे ही ये जो द्य है, इसके पहले वाले को 2 मान लिया जाएगा, जब संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो फिर छोटी मात्रा 1 1 1 1 2 1। जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो इस तरह से इसकी पूरी की पूरी मात्राएं जोड़ लिया आपने, 13 11 13 11। यानी दोहा में 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के विषम और सम में मात्राएं समान होती हैं, इसीलिए अर्ध सम्मात्रिक हो जाती हैं। अर्ध सम्मात्रिक का क्या मतलब हुआ, जैसे जब 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, तो सम चरण हो गए, प्रत्येक में चरण समान हो गए।
मात्राएं समान हो गई। लेकिन जब प्रत्येक चरण में मात्राओं में असमानता है तो पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, तो अर्ध सम हो गया, वो आधा समान है आधा असमान है। फिर हमको दिया हुआ था गिनती करके बताने के लिए, तो हमने गिनती करके बता दिया, मात्रा का सत्यापन कर दिया। ठीक है, 20-25 शब्द में हम उसका उत्तर ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा है कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 2-2 पदों के 4 पदों की में विभाजित होते हैं। विषम पद यानी पहला तीसरा में 13-13 मात्राएं और सम पद यानी दूसरा चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, लिखने की शैली जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। एग्जाम में जो लेखन कला है वो कुछ इस तरह से विकसित होगी तो आप उसको अच्छे परिणाम के रूप में एग्जाम में देख पाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब आ जाइए सवाल को फिर से देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा था, ये आपने कर लिए कितने सवाल, 3 सवाल कर लिए। बीभत्स रस को स्पष्ट करिए और स्थायी भाव बताइए। तो बीभत्स रस को स्पष्ट करते हुए स्थायी भाव बता दीजिए कि बीभत्स रस होता क्या है। आइए देखते हैं क्या होता है भाई। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर डाला, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1.4 उत्तर। जिस रचना में क्या आ जाए, घृणा आ जाए, तिरस्कार आ जाए, अरुचि उत्पन्न होने लग जाए और ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जिसमें तिरस्कार, घृणा, अरुचि और बौखलाहट दिखाई पड़े, ऐसे दृश्यों में जैसे खड़ी सड़ी गली वस्तु आ जाए, मांस आ जाए, मदिरा आ जाए, रक्त आ जाए, कीड़े मकोड़े आ जाए, है ना, खून के प्यासे लोग आ जाएं, तो ऐसी दशा पर कहा जाता है कि बीभत्स रस है। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी विभत्स घटना थी, ऐसी कि देखा न कराए, इस तरह की घटना को विभत्स रस के अंतर्गत रखा जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या है, घृणा होने लग जाए, तो जुगुप्सा का मतलब घृणा से है। जैसे एग्जाम्पल भी पूछा है ना आपसे, विभत्स रस क्या होता है, तो जिसमें तिरस्कार, अरुचि और घृणा उत्पन्न करने वाला दृश्य शामिल हो जाता है, वहां पर विभत्स रस होता है। एग्जाम्पल देखिए, सिर पर बैठे हो काग, सिर पे कौआ बैठा है, आंख दो खात निकारत, कौआ बैठा है, इतनी लाशें पड़ी हुई हैं कि देख रहा हूं कि सिर पर कौए, चील, गिद्ध मंडरा रहे हैं, और तो और वो सामने केवल मंडरा नहीं रहे, वो आंखें नोच नोच कर खा रहे हैं। कहते हैं खींचत जीभ सियार, सियार जो है खींच रहा है जीभ से, अति आनंद विचारत, मतलब मनुष्य की जो स्थिति है मरणासन्न होने के बाद वो ऐसी है कि जानवर उसको नोच नोच करके खा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों में बीभत्स रस आ जाता है। तो आपने 4 सवाल कर लिए, 4 सवाल के बाद अब 5वें पे चलते हैं भाई। 5वां सवाल क्या था, द्विगु समाज की परिभाषा दे करके उदाहरण दीजिए। तो इसमें 2 सवाल सम्मिलित हैं दरअसल 1.5 नंबर के, एक तो परिभाषा शामिल है और दूसरा उसमें एग्जाम्पल भी शामिल है। तो जब हम परिभाषा दे देंगे तो एग्जाम्पल भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे उत्तर लिखने की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 का 5। इधर हेडिंग डाला द्विगु समास। लिखने का क्या तरीका, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है एवं द्वितीय पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, उसे द्विगु समास की संज्ञा दी जाती है। ये टैक्टिस आपको यूज करनी है एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर उदाहरण की बात की गई थी तो आप इसके नीचे उदाहरण हेडिंग डालेंगे और 2-3 उदाहरण 4 उदाहरण लिख करके पेश कर देंगे। जैसे चौराहा, जैसे तिरंगा, जैसे तिराहा,
जैसे त्रिवेणी, चार राहों का समाहार। आपको इसे जब एग्जाम्पल दे रहे हैं समास का तो ज़्यादा अच्छा है कि एग्जामिनर के सामने आप इसको विग्रह करके भी दिखा दें। तीन रंगों का समाहार, तीन राहों का समाहार। तीन वेणियों का समाहार। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए परीक्षक के सामने पेश कर देना है। तब आप मान के चलिए कि अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे एग्जामिनर के सामने आप। और सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है, ये सवाल देखिए। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है और उसकी परिभाषा दीजिए। तो आपको यहाँ पर भी 1.5 नंबर में अपने आप को खींचना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसका समास का उत्तर देने का 1.5 नंबर और 1.5 नंबर आपको परिभाषा बताने का मिलेगा। तो पीतांबर में कौन सा समास है और परिभाषा दीजिए। आइए इसका भी आंसर आपको करके दिखाते हैं। पीतांबर में कौन सा समास है, तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1-6 ऐसे लिखिए इसको। प्रश्नोत्तर क्रमांक 1.6 सवाल था पीतांबर। तो आप बताइए, पीत है अंबर जिसका। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीत अर्थात पीला है, अंबर अर्थात वस्त्र जिसका, अर्थात बहुव्रीहि समास, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण। है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परे प्रभात। मतलब बहुत सुहावना लगता है जब ओढ़ लेते हैं, धारण कर लेते हैं पीत पट, पीला वस्त्र, मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीली जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत की सुबह की पहली पीली किरण गिर रही हो। एक तो नील वर्ण, श्याम वर्ण, उस पर पीला वस्त्र, इस प्रकार सुशोभित होता है कि नीलगिरी पर्वत पर सुबह की पहली पीली किरण गिर रही हो सूर्य की, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात पीतांबर में बहुव्रीहि समास का बोध हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पीतांबर, एक नोट पॉइंट आप चाहें तो अपनी कॉपी में रख सकते हैं, एक नोट पॉइंट आप अपनी कॉपी में रख सकते हैं कि पीतांबर शब्द में पीत पीला है, जो अंबर यानी वस्त्र के आधार पर विग्रह करने पर विग्रह करने पर पीतांबर में कर्मधारय समास
होता है। तो एक ये पॉइंट लिख देने मात्र से परीक्षक का आपके प्रति जो रवैया है, जो ध्यान है, वो एक अलग प्रकार से आकृष्ट होगा, एक अलग प्रकार से आपके ऊपर ध्यान जाएगा परीक्षक का। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि परीक्षक आपके ऊपर फ्लैट कैसे हो जाए, कुछ ऐसा काम भी आपको करना है। और यहीं पर इसकी परिभाषा भी लिखना है चूंकि आपको, तो परिभाषा दे दीजिए कि जब दो पदों को त्यज कर, दो पदों को त्यज कर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। गॉट इट। जब दो पदों को त्यज करके किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर निश्चित रूप से आप देखेंगे तो बहुव्रीहि समास दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दे दिया आपने, चाहें तो एक दो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से, ज्यादा नहीं केवल दो एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से दे देंगे, जैसे दशानन और जैसे जलज, ठीक है, या फिर वीणा पाणी, या फिर चक्रपाणी। तो इस तरह से करके दो तीन एग्जाम्पल आपने दे दिया, 1.6 आंसर आ गया। अब इस तरह से अगर आप एग्जामिनर के सामने पेपर सॉल्व करके दे रहे हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर यहाँ पे मिल गए। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छक 18, 18 अंक आपने यहाँ से सिक्योर्ड कर लिए। बिल्कुल नंबर काटने की उम्मीद कम हो गई। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे प्रश्न पत्र में गणित जैसे नंबर मिल सकते हैं, बशर्ते आपको नंबर लेना आना चाहिए, तब आप ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। अब आइए अगले पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि स्वर संधि, सवाल 1.7, स्वर संधि का अर्थ बताते हुए उनके भेदों का उल्लेख करिए। तो इसका उत्तर कैसे करेंगे, स्वर संधि का अर्थ बताते हुए, जब स्वर के साथ स्वर का संयोग हो जाता है, स्वर के साथ स्वर का संयोग हो जाता है, तो स्वर संधि का निर्माण। अब कह रहा है कि इसके भेदों का उल्लेख करिए। तो भेद, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। एक आपका होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। यहां पर इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, जैसे विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो यहां दिखा दीजिएगा कि इन दोनों के मिलने से संधि हुई है, यहां भी स्वर है यहां भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि। दूसरा वृद्धि स्वर संधि, तीसरा गुण स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी आपने क्लियर कर दिया। अब कह रहे हैं संयम का संधि विच्छेद करते हुए चिन्हित संधि का नाम और नियम। सवाल को आधा आधा मत छोड़िएगा कि नाम भी बताना है और नियम भी बताना है। संयम, सम धन यम से मिलकर के बना है संयम, है ना, संयम। तो यहां पर कौन सी संधि लग रही है, व्यंजन संधि लग रही है। कौन सी संधि लग रही है, व्यंजन संधि लग रही है। अब आपसे पूछ रहा था नियम भी बताइए, तो कौन सा नियम यहां पर लग रहा है, नियम कौन सा लग रहा है,
तो नियम यहां पर लग रहा है कि मां को अनुस्वार में बदलकर अपने से पूर्व वर्ण में लगाना। मां को अनुस्वार में बदलकर अपने से पूर्व वर्ण में लगाना, यह नियम लग रहा है। यह भी सॉल्व हो गया। अब कह रहे हैं अत्याधुनिक शब्द में कौन सी संधि है। पहले तो ये बतानी कि संधि कौन सी है, फिर उसका नियम भी बताना है। कौन सी संधि है और उसका नियम भी बताना है। देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि आप बिना उगताए हुए, बिना परेशान हुए, बिना झल्लाए हुए अगर आप इत्मीनान से बैठ करके इस क्लास को 2 घंटा प्रॉपर देखते हैं, नियम से अच्छे से करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा, 100% लाभ होगा, ये जान लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए आइए, अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया, अत्याधुनिक, अतिधन आधुनिक से मिलकर के बन जाएगा अत्याधुनिक। अतिधन आधुनिक से मिलकर के आपका बनेगा अत्याधुनिक। अति मतलब बहुत हो जाएगा, और आधुनिक, इसको तोड़िए जरा सा, तो आधा त और ई और बाद में बड़ा आ। अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले ना, एक यण संधि यहाँ पर आपको दिख रही थी, उसका नियम भी बताना था। तो चूंकि यण संधि का नियम ही पहले देख लीजिए, ताकि जो बच्चे न जानते हों उनको आ भी जाए और लिखना भी आ जाए। यण संधि क्या होती है, तो स्वर संधि के अंतर्गत ही यण संधि का नियम लग जाता है, जहां पर ई, छोटी ई बड़ी ई, या तो छोटा ऊ बड़ा ऊ,
या तो ह्रस्वरी और दीर्घरी के साथ अगर कोई अन्य स्वर आ जाए, क्या, अगर कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। गॉट इट? ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है। तो यहां पर ई का क्या हो जाएगा, य। तो इसी नियम से यहां पर बन गया है अत्याधुनिक। गॉट इट? इस तरह से आपको आंसर करना होता है। अब सवाल है मुहावरे और मुहावरे का वाक्य प्रयोग। देखिए जहां कहीं भी, चाहे यूपी पीसीएस की बात कर लीजिए, चाहे एमपी की, चाहे बिहार की, चाहे तो उत्तराखंड की, किसी भी जगह का पीसीएस देने जाएंगे तो मुहावरे से बच नहीं सकते। और मुहावरों का एक पूरा का पूरा लिस्ट आपको हमारे पास से मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा नंबर है 9451178276। ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम जरूर बता दीजिएगा कि आपका नाम क्या है। आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, है ना। हमारा रिपीटर बैच एक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहां पर हम जल्दी जल्दी से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा करके, जल्दी जल्दी मतलब अच्छे से पढ़ा करके, क्लासेज बड़ी होंगी, 6 घंटे 8 घंटे 5 घंटे क्लास चलेंगी। जैसे 3 घंटे का मेरा क्लास चलेगा 20 दिन का, तो 20 या 60 घंटे में मैं आपको पूरा का पूरा निबंध, पूरा पूरा हिंदी निपटा दूंगा, करा दूंगा बढ़िया से। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की हमारे विषय में जरूरत हो, निबंध में या हिंदी व्याकरण में, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नाम, एमपीपीसीएस और आपका क्वेश्चन जरूर लिख करके भेज दीजिएगा, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। अब ये देखिए, तबेले एक बला बंदर सर, तलवार उड़ जाना और केर बेर का संग होना। आइए आपको समझाते हैं चारों के लिए। तो तबेले का बला बंदर के सर, क्या अर्थ है, किसी और की गलती, जैसे देखिए तबेले ने गलती किया है, बला किसकी है, तबेले की है, लेकिन बंदर झेल रहा है। तो किसी और की गलती अथवा दोष का जो दंड है वो किसी अन्य पर मर दिया जाए, किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर मर दिया जाए, जिसकी कोई गलती, जिसकी कोई खामी थी ही नहीं। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, दफ्तर में गलती मैनेजर की थी, सजा क्लर्क को मिली। ये तो ऐसे ही है जैसे तबेले के की भला बंदर के सर वाली बात हो गई। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग करके आपको एग्जाम में दिखाना है, दोनों के बदले में आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तलवार उड़ जाना, आधा आधा नंबर दोनों पे है क्योंकि पूरा सवाल 3 नंबर का है ना। तलवार उड़ जाना तो युद्ध या लड़ाई आरंभ हो जाना, मतलब कहते हैं ना कि अभी ज्यादा होगा तो अभी मैं तलवार उठा दूंगा। तो तलवार उठा देने का मतलब ये होता है कि युद्ध या लड़ाई आरंभ हो जाना, युद्ध या लड़ाई आरंभ हो जाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, दोनों पक्षों के बीच बातचीत विफल होते ही तलवार उड़ गई। अब जैसे देखिए, दोनों पक्षों के बीच बातचीत विफल हुई, बातचीत सफल नहीं हो पाई, तलवार उड़ गई। अच्छा, केर बेर का संग होना मतलब असमान स्वभाव या स्तर वाले, असमान स्वभाव, केर बेर का संग। केर और बेर, बेर बेर साथ होते तब तो ठीक था, केर केर भी होते तब भी ठीक था। यहाँ केर और बेर साथ साथ हैं भाई, मतलब दो ऐसे लोग जिनका स्वभाव और जिनकी बातचीत, जिनकी भाषा, जिनका चरित्र एक दूसरे से बहुत मेल नहीं खाता है, अलग अलग है, असमान है। लेकिन असमान स्वभाव होते हुए भी स्तर वाले व्यक्तियों के साथ होना, जिनका मेल स्वाभाविक नहीं है। प्रयोग के लिए देख लीजिए, एक ईमानदार अधिकारी और एक भ्रष्ट कर्मचारी के साथ काम करना तो केर बेर का संग होने जैसा है। तो इस तरह से आप 1.10 का आंसर कर पाएंगे। आइए और अगले सवाल पे चलिए। तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका सॉल्व हो गया है। अब आइए इस पोर्शन पर आइए, 1.11, विराम चिन्हों के 3 प्रमुख लाभ बता दीजिए। कह रहा है कि विराम चिन्हों के 3 प्रमुख लाभ बता दीजिए क्या क्या है। आइए सॉल्यूशन देखिए। तो विराम चिन्ह का सबसे पहला लाभ है अर्थ की स्पष्टता होना, दूसरा है कि भाव प्रकट हो जाते हैं स्पष्ट रूप से, तीसरा है अस्पष्टता यानी भ्रम की स्थिति पैदा होना। जरा समझिए इन तीनों के बारे में कि क्या कहने की कोशिश किया गया है। कह रहे हैं कि अर्थ स्पष्टता होना यानी वाक्य का सही और स्पष्ट अर्थ समझने में सहायता मिलती है। अगर विराम चिन्ह ठीक ठीक लगाए गए हैं तो अर्थ स्पष्ट होंगे, जो बात कही गई है उसका सटीक वही अर्थ निकलेगा जिस अर्थ में वह बात कही गई है। जैसे सुनने की कोशिश करिएगा और समझिएगा, रुको, जाने मत दो, रोको, जाने मत दो, रोको मत, जाने दो। तो मैंने 3 वाक्य आपके सामने बोले। एक जगह बोला रुको, तो वहां कैसा विराम चिन्ह लगना चाहिए,
देख के पता चल रहा होगा कि विस्मय, रोको, जाने मत दो, रोको मत, जाने दो। पहले वाले में विस्मय था, दूसरे वाले में रुकने के लिए कहा गया था, तीसरे वाले में न रोकने की सलाह दी गई थी कि रोकिए मत, उनको आगे बढ़ जाने दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? इस बात को बहुत कायदे समझते चलिएगा कि हम कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो अर्थ की स्पष्टता बन जाती है अगर सही विराम चिन्ह लगाया गया है। तो दूसरा, भाव प्रकटीकरण, जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ते समय रुकने और ठहरने और भावों को, यानी प्रश्न, आश्चर्य आदि को सही ढंग से व्यक्त करने में मदद मिल जाती है। तीसरा है अस्पष्टता या तो भ्रम की समाप्ति। तो एक ही वाक्य के अनेक अर्थ निकलने की संभावना समाप्त हो जाती है। यहां से एक ही वाक्य के अनेक अर्थ निकलने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वाक्य के अर्थ में अस्पष्टता बनी रहती है, वो दूर हो जाती है इससे। ठीक है, चलिए अब और सवाल देखिए और क्या कह रहा है। अगले पे आ जाइए। कह रहे हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। वाह भाई साहब, विस्मय चिन्ह है। विस्मय का प्रयोग हम हर उस जगह पे कर सकते हैं जहां अत्यंत हर्ष, उल्लास, खेद, दुख प्रकट करने की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे हुर्रे, हम मैच जीत गए। दुखद, यह नहीं होना चाहिए था। किसी को पुकारने के लिए भी विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोहन, यहां आओ, तब इस्तेमाल कर लेंगे। और कब कब प्रयोग में ले लेंगे भाई साहब? हे भगवान तेरी लीला, ऐसी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। उदाहरण भी मैंने आपको कई सारे दे दिए, लिखने का तरीका देख लीजिए कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग हर्ष, शोक, आश्चर्य और घृणा आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों अथवा वाक्यों के अंत में कर दिया जाता है। जरूरी नहीं कि अंत में ही किया जाए, पहले भी कर सकते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद लगा दिया गया, लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अरे, समझ गए? इस तरह से इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और सवाल पे देखिए, कह रहे हैं अजिर अनि, कॉमा लगा दिया, अंश, अंगना और असन और अश्म शब्द युग्मों का अर्थ निकालिए। 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर इधर मिलेगा, 1 नंबर इधर मिलेगा, 1 नंबर इधर मिलेगा। आइए तीनों को देखिए जरा सा। अजिर का मतलब होता है आंगन, और इसी तरह से मिलता जुलता एक शब्द है अजर, अर्थात जो कभी नहीं मरता। या कभी वृद्ध ना हो। उसको अजर कहते हैं। ये अजिर है। अजिर मतलब आंगन होता है। अनि, अनि मतलब होता है सेना। अंश मतलब होता है कंधा, और अंगना मतलब होता है स्त्री या आंगन, दोनों होता है। अंगना का मतलब स्त्री भी होता है, अंगना का अर्थ आंगन से भी लिया जाता है। यही सवाल शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा चुका है। अंगना, अंगना शब्द को शुद्ध रूप में लिखने के लिए भी पूछा जा चुका है कई बार, और आपके यूपी पीसीएस के सीसेट में भी इस सवाल को कई बार रिपीट किया गया है। तो अगर आप मल्टीपल एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाएंगे ना, तो उसका भी आपको काफी अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। असन, असन मतलब क्या हो जाएगा? असन मतलब भोजन, और अश्म मतलब होता है पाप रहित या निष्पाप हो जाएगा। अलग अलग चीजें आपने देख लिया, तीनों के अर्थ भी आपने देख लिए। तीनों सही कर लेने की दशा में तीनों पे 1-1 नंबर, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि शाब्दी व्यंजना क्या होती है भाई साहब? शाब्दी व्यंजना की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण बताइए। शाब्दी व्यंजना की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण बताइए। तो शाब्दी व्यंजना की परिभाषा देकर के एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए, शाब्दी व्यंजना कहते किसको है जरा समझिए। हो सकता है क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रश्न है, तो हो सकता है कि इससे आप अवेयर्ड
ना रहे, ज़्यादा जानकारी इस संबंध में ना हो तो इसको देख लीजिए। शाब्दिक व्यंजना किसे कहते हैं? शाब्दिक व्यंजना के रूप में अगर सवाल आ रहा है तो जब शब्द की शक्ति स्वयं शब्द के कारण से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने लग जाए, यानी शब्द विशेष के हटते ही व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाए, तो वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती है। शाब्दिक व्यंजना मतलब जैसे वे नेता तो निरे गधे हैं, यहाँ गधे शब्द से मूर्खता के व्यंग का बोध होता है। इसका मतलब ये नहीं है नेता हैं तो निश्चित रूप से वो क्या होंगे, मनुष्य प्रजाति में जन्म लिए होंगे तो मनुष्य वो। जैसे अभी हाल फिलहाल में बिहार में आप देख रहे होंगे कि बच्चे बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा हाथी चले हजार कुत्ता भोके, हाँ हाथी चले बाजार कुत्ता भोके हजार। तो विद्यार्थियों के लिए उन्होंने, चूंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे विद्यार्थी थे उनकी मांग थी परीक्षा को लेकर के बिहार में, उसको लेकर के वो लगातार कुछ ना कुछ चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। लगातार उनकी डिमांड्स बनी हुई थी कि भाई निगेटिव मार्किंग न दिया जाए, प्रीलिम्स और मेंस जैसी परीक्षाएं न कराई जाएं, क्योंकि कराने का कोई तुक नहीं था वहाँ पे। आप एक स्टेट परीक्षा ले ही लेते हैं, स्टेट के बाद फिर से प्रीलिम्स कराएं और मेंस कराएं, तो इसका मतलब तो ये परीक्षा त्रिस्तरीय परीक्षा हो गई। फिर बच्चा यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस ही ना देने चला है, प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, इंटरव्यू निकाले, और उसके बाद जाके शिक्षक बने, नौकरी मिले 40,000 रुपए की हैं। तो ना तो उससे जीवन बन जाना है, ना तो अपना लाइफस्टाइल बदल पाएगा, कुछ खास दाल रोटी तक ही सीमित रह जाना है वैसे भी उसको। बस एक चीज़ बदल जाएगी कि पिताजी दे रहे थे अब वो पिताजी को देगा, अंतर इतना ही आ जाएगा बस बेचारे के जीवन में। उसके लिए आप उससे त्रिस्तरीय परीक्षा करा रहे हैं भाई साहब, सोचने वाला विषय है। 3 स्तर की परीक्षा उसके लिए, हाँ कितना हास्यास्पद है ना ये, सोच के नहीं लगता आपको? तो जब शब्द की शक्ति स्वयं शब्द के कारण व्यंग्यार्थ हो जाए, तो नेताजी मनुष्य हैं लेकिन गधा मनोविज्ञान है उनका, एकदम से दिमाग से वो खत्म है। उसी तरह से वहां पर विद्यार्थियों के लिए कुत्ते शब्द का प्रयोग किया गया। विद्यार्थी ही हैं लेकिन उनके लिए कई बार ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं जो शाब्दिक व्यंजना के रूप में आते हैं। चलिए इधर देखिए, अब यहां पर कह रहे हैं 3 शब्द 1.15 के लिए अवाई, कर्तव्य और अथ का विलोम बता दीजिए। अवाई, कर्तव्य और अथ का विलोम बता दीजिए। अब ये तीनों के विलोम आपको बताने हैं, तीनों के विलोम। चलिए अवाई के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आने में ई प्रत्यय लग गया है तो अवाई हो गया है ना। जैसे गाने में ई प्रत्यय लगा दिया जाए या आई प्रत्यय लगा दिया जाए तो गवाई हो जाएगा। जैसे खाने में लगा दिया जाए तो खवाई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी आप लोग करते हो, है ना। तो चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने अवधि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा किया करते हैं। अवाई, जवाई, खवाई, पियाई, है ना, लड़ाई, तो ये सारे शब्द यहाँ से आते हैं। तो अब ये कह रहा है कि इसका आप विलोम बता दीजिए, अवाई, कर्तव्य और अथ का विलोम। तो अवाई के लिए आप जवाई कर दीजिए, या प्रत्युत्तर जो है आप इसके लिए लगा सकते हैं एक विलोम के रूप में, अगर आप लगाना चाहें, शाब्दिक व्यंजना का अर्थ लेकर के लगाना चाहें तो। लेकिन ऐसा कहीं किताब में आपको जनरली मिलेगा नहीं, ठीक है। जनरली किताब में इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कर्तव्य के लिए बता दीजिए, तो कर्तव्य के लिए अकर्तव्य हो जाएगा। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अकर्तव्य का प्रयोग करेंगे, अ उपसर्ग लगा करके इसको लिखेंगे, कर्तव्य अकर्तव्य, है ना। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, अथ के लिए इति हो जाएगा।
आप लोग पुराने टाइम पे महाभारत देखते रहे होंगे, तो वहां पे बोलता था इति श्री महाभारत कथा, है ना, अथ का इति हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण बता दीजिए। तो तद्भव शब्द दरअसल क्या है समझते चलिए, लिखने का तरीका यहाँ पे है, तत् धन भव से मिलकर के बना है तद्भव। तत् का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है लिया हुआ। तो इसका क्या मतलब निकल जाएगा, उससे लिया हुआ, यानी उससे लिया हुआ का क्या तात्पर्य है, तो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट इन भाषाओं से लेकर के आया हुआ कोई शब्द जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का हिस्सा बन जाए। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का हिस्सा बन जाए, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में वह हिंदी भाषा में इस्तेमाल होने लग जाए और परिवर्तित स्वरूप में, बदले स्वरूप में इस्तेमाल होने लग जाए। क्या, बदले रूप में प्रयोग में आने लग जाए, तो उसी को हम लोग तद्भव शब्द की संज्ञा देते हैं। यानी संस्कृत भाषा का वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित स्वरूप में प्रयोग में लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम तद्भव शब्द की संज्ञा दे देते हैं। बात समझ में आई, उसी को तद्भव शब्द के रूप में देखा जाता है। और जो सेम टू सेम एज इट इज प्रयोग में ले लिए जाते हैं, उनको तत्सम के रूप में देखा जाता है। किस रूप में, तत्सम के रूप। ठीक, और आगे चलिए, एग्जाम्पल देना था, अग्नि, अग्नि का आग, हस्त का हाथ, ऐसे ही कर्पूर, कर्पूर से बन जाएगा कपूर, मातृ, माता, पितृ, पिता, घोटक, घोड़ा। ठीक है, इस तरह से आप 4-5 एग्जाम्पल भी अच्छे से सेट करके दे दीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ था कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हुए, एक काम है आपको कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे अनिल दिया हुआ था और अनल दिया हुआ था, तो इसका अर्थ बताना पहला काम है आपका, कि आप इसका अर्थ बता दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अर्थ बताएंगे, फिर उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। तो दोनों के एवज में आपको नंबर मिलने वाले हैं, 1.5 नंबर। ठीक है, 1.5 इसके मिलेंगे, जिसमें से 1.5 में से 1 नंबर इसके अर्थ बताने के और आधे नंबर इसके वाक्य प्रयोग के। इसी तरह से इसमें भी है। तो अनिल मतलब हवा या वायु हो जाएगा, अनल मतलब आग हो जाता है। तो अनिल के झोंके से पेड़ों की पत्तियां हिल उठी। अनिल के झोंके से मतलब वायु के झोंके से, ऐसे प्रयोग करना था भाई साहब। अनिल के झोंके से पेड़ की पत्तियां हिल उठी। अच्छा, अनल क्या है, अनल मतलब आग। तो होली में अनल जलाकर सामूहिक पूजा किया जाता है ना, अग्नि देवता की पूजा होती है ना उस समय,
है ना, जलाया जाता है ना, तो अग्नि अनल जलाकर, या फिर आप लिख दीजिए कि जैसे यज्ञ के अनल में पंच तत्वों से मैंने आहुति दी, ऐसा आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलिए। अब इधर और आपके बहुत सारे सवाल दिख जाएंगे। सरल वाक्य को परिभाषित करते हुए एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, सरल वाक्य को परिभाषित करते हुए एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। हमारे यहाँ जो वाक्य होते हैं, वाक्य के दरअसल आपको हमारे यहाँ दो अंग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अंग, दो अंग मिलेंगे। एक अंग है उसका उद्देश्य और एक अंग है उसका विधेय। ठीक है, वाक्य का एक अंग हो गया उद्देश्य और एक अंग हो गया विधेय। अब कहा जाता है कि अगर किसी वाक्य में, मतलब इसको भी दो प्रकार से बांटा गया। बांटा कैसे गया है? तो इसको अर्थ के आधार पर बांटा गया है और रचना के आधार पर बांटा गया है। एक ये भी समझ लीजिए कि इसके बंटवारे कैसे किए गए हैं। जैसे घर में बंटवारा हुआ तो दुकान, मतलब किस आधार पर बंटवारा हुआ। चलिए ऐसे ही खींच देता हूं भाई मैं भी, लीजिए और थोड़ा सा खींच, ये देखिए खूब सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब आइए जरा समझिए। तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर कहा गया, जब वाक्य को अर्थ के आधार पर बांटा गया तो 8 प्रकार का बताया गया। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। और रचना के आधार पर बताया गया तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तीन प्रकार का। अच्छा, रचना के आधार पर वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं, इस पर अभी सवाल आगे पूछा ही है तो हमारी चर्चा होगी। लेकिन अभी का हमारा सवाल है कि सरल वाक्य है क्या सर? तो ध्यान से सुनिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल से देख लीजिए। राम फल खाता है, राम जाता है। सरल टाइप के वाक्य हैं ये, जिसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। मैं
विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। ठीक है, ये सब सरल वाक्य है, तो आपको इसको लिख देना था। अब अगर आप इसको टाइपिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, सरल वाक्य को परिभाषा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को सब्जेक्ट और इसी को प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल ये पूछा हुआ था, उपादान लक्षणा को परिभाषित करते हुए उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। परिभाषा भी और एग्जाम्पल भी। ध्यान रखिए, हमारा परीक्षक इतना शातिर है कि वो जो भी पूछ रहा है केवल उतने तक सीमित नहीं है। वो उसके आगे जा करके भी चीजें देख रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, अब समझिए उपादान लक्षणा क्या है। उपादान लक्षणा किसे कहते हैं? जो मुख्यार्थ के साथ साथ उपादान यानी साधन और वस्तु का भी बोध होने लग जाए, यानी मूल अर्थ का बाध न होकर उससे जुड़ा हुआ अर्थ ले लिया जाए, तो वहां उपादान लक्षणा होता है। इसको आप और सरल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कोई शब्द जब अपने मतलब कहीं पर आकर उसके साथ जुड़े हुए अर्थ भी देने लग जाए और यह जरूरी न रह जाए, ये बाध्यता न रह जाए कि वही अर्थ लेना पड़े, उससे जुड़ा हुआ कोई अर्थ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार हम किसी को बुलाने के लिए कह देते हैं ना, ओए लाल टोपी वाले, ओए सफेद शर्ट इधर सुनो, अरे ओए भैया बैग वाले भैया इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, ऐसे बोलते ना, ये रिक्शा वाले भैया, अरे दूध वाले भैया रुकना रुकना रुकना, अरे फल वाले रुको रुको रुको। ये जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, दरअसल चूंकि फल वाले का नाम हमको नहीं पता था, सफेद शर्ट वाले की पहचान के बारे में नहीं पता था, लाल टोपी वाले का नाम नहीं पता था, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने उपादान लक्षणा का प्रयोग किया। जैसे लाल टोपी आ रही है, तो लाल टोपी आ रही है का मतलब एक ऐसी स्त्री का, एक ऐसे व्यक्ति का बोध हो रहा है जिसने लाल रंग की टोपी धारण की है। हमें चूंकि उसका नाम नहीं पता, लेकिन लाल टोपी से उस व्यक्ति का बोध अनायास होने लग गया, तो इसको उपादान लक्षणा कहा जाता है। समझ गए?
अगले सवाल पे चलिए। बघेली किस क्षेत्र की बोली है, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किस क्षेत्र की बोली है और किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दो बातें बतानी है। एक तो आप बता देंगे कि बघेली मध्य प्रदेश के रीवा बघेलखंड क्षेत्र की बोली है, यानी सतना और शहडोल के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की उपबोली के अंतर्गत इसको देखा जाता है। यह मामला किसके अंतर्गत आता है? तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे। जो बच्चे अभी आगे परीक्षा देना चाहते हैं वो लोग हमारी बैचेस से जुड़ सकते हैं, हमारे फाउंडेशन बैचेस से जुड़ सकते हैं। वीके लाइव कोड लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या? वीके लाइव कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, वीके लाइव कोड भी दिखाई पड़ रहा होगा 9289996921, ये नंबर है हमारी टीम का। जैसे ही आप मेरी टीम को कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने विवेक सर की क्लास देखा है, हमने हिंदी वाली विवेक सर की क्लास देखा है और वीके लाइव कोड लगा करके हमको कोर्स चाहिए, तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में कोर्स उपलब्ध करवा देंगे। सबसे कम शुल्क में आपको कोर्स दे देंगे। केवल आप मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरी टीम आपको पूरा सहयोग देगी। ठीक है? अच्छा, अब इधर आइए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? एक सवाल ये था कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका नामोल्लेख कीजिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और नामों का उल्लेख, तो अर्थ के आधार पर जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि 8 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने वहां पर नाम इसीलिए नहीं बताया। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर 8 प्रकार बताए गए हैं। एक है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक, आज्ञावाचक या आज्ञाबोधक कह सकते हैं, इच्छावाचक या इच्छा बोधक लिखा होता है कई जगह पे, संदेहवाचक या संदेह बोधक या संकेतवाचक या संदेह बोधक। तो बोधक और वाचक ये दोनों समान है। वाचक शब्द का मतलब यही होता है, जैसे कथावाचक तो कथा को बांचने वाला, कहने वाला, तो वैसे ही आज्ञा को कहने वाला, आज्ञा का बोध कराने वाला, इच्छा का बोध कराने वाला, संदेह का बोध कराने वाला। तो इस प्रकार से इसके 8 भेद देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से ही आपको उत्तर करना है। और आप खुद ही बताइए कि क्या अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ सर, यहां से तो मैक्सिमम नंबर हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। देखिए, अगला सवाल कहता है कि उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो भैया उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप भी तुरंत पकड़ लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को ही उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। इसी को हिंदी में उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण और युगल उद्धरण। इसी को हम लोग एकल और युगल भी कहते हैं।
एकल उद्धरण और युगल उद्धरण। तो जैसे एकल उद्धरण का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी विशेष शब्द या उक्ति पर बल देना हो, जैसे उसे ईमानदार कहा जाता है, तो ये विशेष शब्द या उक्ति हो गई, उस पर बल दिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए गांधी जी का कथन है, भीमराव अम्बेडकर जी का कोई कथन है, तो अगर उनके कथन को हम लिख रहे हैं, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, तो ऐसी दशा में, जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो अब ऐसी दशा में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। द्विरावतरण या एकोहरण, ये दो नाम दिए गए हैं। इसी का दूसरा नाम भी मैंने आपको बता दिया, वो युगल है, मुगल नहीं है। युगल मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगला सवाल है, पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है। तो पल्लवन होता है किसी संक्षिप्त विचार या सूक्ति या भाव को विस्तार करके उसको स्पष्ट किया जाता है, जैसे मूल से बड़ा रूप बना करके लिखा जाता है, उसको पल्लवन कहते हैं। व्याख्या का क्या मतलब हुआ, तो कोई गद्यांश हुआ या पद्यांश हुआ, तो उसके भाव और अर्थ को स्पष्ट करते हुए, जिसमें प्रसंग भी हो, शब्दार्थ भी हो, भावार्थ भी हो, इन सबको शामिल करते हुए मूल पाठ पर आधारित विश्लेषण जिसमें उसका भाव न बदले, तो उसको हम लोग व्याख्या कह दिया करते हैं। तो पल्लवन और व्याख्या का अंतर समझ लीजिए, क्योंकि पल्लवन और व्याख्या आपको करनी भी है अपने परीक्षा में, तो इसलिए इसको सटीक अध्ययन करके समझना भी जरूरी है, हमें पता भी हो कि दरअसल ये क्या है। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए, कर लिया होगा। चलिए, अगला सवाल था, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को बाजार जाना है, आप समझ गए होंगे कि मेरे को नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। फिर दूसरा है कि हमारी माताजी बहुत अच्छे से हैं, ना ना, हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं, अच्छे से नहीं, अच्छी हैं, तब ठीक हो। मेरे से कुछ मत पूछो, ना ना ना, मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है। अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व को रेखांकित कीजिए। जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में संप्रेषण का क्या महत्व होता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वहां पे। तो अनुवाद में संप्रेषण का महत्व ये है कि स्रोत भाषा का भाव, शैली और अर्थ लक्ष्य भाषा में सही तरीके से, सहज तरीके से, प्रभावी तरीके से पाठक तक पहुंच जाए, क्योंकि बिना उचित संप्रेषण के अनुवाद की दशा जो है वो अपूर्ण है, भ्रामक है, क्योंकि अनुवाद की आत्मा है ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न, देखिए अब सवाल बदले हैं। प्रश्न रस छंद से संबंधित है, एक एक अंक के हैं, रस से संबंधित है और छंद से संबंधित है, सब एक एक नंबर के हैं। आइए एक एक सवाल को देखिए। भरत मुनि के अनुसार अनुभाव कितने हैं, तो 4 अनुभाव बताए गए हैं। ठीक है, एक बताया गया है आंगिक, एक बताया गया है वाचिक, एक सात्विक और एक आहार्य, 4 बताए गए हैं। अगला सवाल था, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में माता गोता, मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब इन पंक्तियों में कौन सा रस है और उसका उद्दीपन भी बता दीजिएगा। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये हास्य रस है। ठीक है ना, क्योंकि गायक जो है वो बड़ा बेसुरा है और देर तक अपनी बेसुरी आवाज से लोगों को परेशान किए हुआ है ना। कह रहा है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तो मान लीजिए प्रेम प्रताप नाम का कोई आदमी था, वो तंबूरा लेके बैठ गया होगा बजाते हुए, है ना। और
साज मिले 15 मिनट, तो 15 मिनट तो साज मिलाए, ऐसा वाला जो मिलाते हैं ना उसके साथ, वो साज मिलाए। और घंटा भर आलाप किए, ऐसा वाला आलाप करने लग गए। घंटा भर आलाप करने के बाद राग में गोता मारने लग गए। जब गोता मारने लग गए तो धीरे धीरे सारे श्रोता खिसक लिए। तो इसमें हास्य रस है, धीरे धीरे खिसकना जो है ये हास्य रस को दर्शाता है। अच्छा, एक सवाल था कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराई, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाई। इन पंक्तियों में रस कौन सा है भाई साहब, और उसका स्थायी भाव भी बता दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से भयानक रस है, देख के पता चल रहा है। एक और अलग, ये मैंने एग्जाम्पल पहले ले लिया है, और इसका स्थायी भाव होता है भय। ठीक है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आश्रय का क्या तात्पर्य है, और एक सवाल और दिया हुआ है जिसमें रस खोज के बताना है। आइए आंसर करते हैं। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में जो है आश्रय वह पात्र होता है, नायक या नायिका, जिसमें स्थायी भाव जागृत होता है। तो आश्रय और आलंबन दो चीजें होती हैं दरअसल, समझ लीजिए। आश्रय और आलंबन। आश्रय क्या होता है कि वो पात्र या नायक जिसमें स्थायी भाव जागृत होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है, यानी जिस पर भाव आश्रित रहता है, और जिस दशा से वह उद्दीप्त होता है उसी को आलंबन, मतलब जिसको देखकर, जैसे राम के हृदय में अगर सीता को देखकर प्रेम जागृत हो रहा है, तो यहां पर आश्रय कौन है और आलंबन कौन है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। इस छंद में कौन सा रस पाया जा रहा है और उसका स्थायी भाव भी बताना है, यही पूछा गया है भैया। इसमें सीधे सीधे शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव निवृत्ति या निर्वैध होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। निर्वैध का मतलब होता है संसार से विरक्ति या वैराग्य धारण कर लेना। फिर सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2। ये रस छंद से संबंधित प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के हैं सारे, रस से और छंद से संबंधित है। छंद में आपको दोहा, सोरठा और चौपाई के बारे में बताना है। कौन कौन से छंद लिए गए हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई। तो छंद के भेद बताइए। आइए, छंद भैया दो प्रकार के होते हैं, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, मात्रिक और वारणिक। जिनको हम मात्राओं के आधार पर गिनती कर लेते हैं वो मात्रिक छंद है, और जिनको वर्णों के आधार पर गिना जाता है, मात्राओं के आधार पर जिनकी गिनती नहीं हो पाती, उसे ही हम वारणिक छंद कहते हैं। वर्णों के आधार पर हो तो वारणिक, और नहीं तो मात्राओं के आधार पर हो तो मात्रिक छंद कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
आगे एक देखते हैं कहानी। अब क्या है, कह रहे हैं कि जिसमें चरण के अंत में जगण आता हो और तगण आता हो, आने का निषेध हो, ऐसा कौन सा है? तो मैंने आपको दोहा छंद बता दिया था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो इसमें अंत में जगण और तगण नहीं आता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, किसी अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण लिखिए। अर्ध सममात्रिक छंद तो हमारा दोहा ही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अब दूर, 13 11 होती है, जोड़ लीजिए, 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12 13, तो यहाँ पर 13 हो गए आपके, 13 11 बनता है, पढ़ा दिया है हमने पहले। फिर गणों के लिए सूत्र मैंने आपको यह माता राजभान सलगा पढ़ा ही दिया है पहले, ये भी क्लियर हो गया है पहले ही स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने मेहनत कर दिया कि अब यहाँ पर चिल्लाना ना पड़ेगा। अब छंद की मात्राओं की गणना करने के लिए ह्रस्व दीर्घ को अलग अलग देख लीजिए, ह्रस्व देख लीजिए, दीर्घ देख लीजिए, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ये सब दो दो है, ये भी हम सब आपको बता चुके हैं पहले ही। अगले पे आ जाइए, अब यहाँ सवाल नंबर 3 देखिए, इस पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी बनाना है। प्लीज कह रहे हैं कि प्लीज नोट दिस केयरफुली, इस मामले में अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। कह रहे हैं इट इज नेसेसरी टू गिव एडवांस इंफॉर्मेशन इन द मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब यह इस मामले में अग्रिम सूचना देना आवश्यक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज नोट इट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू गिव एडवांस। अब जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। सरला जून से इस कॉलेज में आ रही है ना, तो जून से एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, फिक्स टाइम ऑफ पीरियड है, तो हैज बीन होगा, तो सरला हैज बीन स्टडीइंग इन द कॉलेज सिंस जून। तो इसके लिए आप ट्रांसलेशन एक बार टेंस वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए, टेंस वगैरह पर एक बार थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, तो यहाँ से छोटी मोटी चीजें आप आसानी से कर ले जाएंगे। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, अंग्रेजी में लिखा था, उसको हिंदी बताना था, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वी गो टू शिमला एवरी ईयर, हम प्रत्येक वर्ष शिमला जाते हैं, प्रतिवर्ष, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड, यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है, मे बी ऑब्टेन्ड, है ना। आई हैव नॉट एट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम योर एंड, तो मुझे अभी तक आपकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू, मतलब स्पष्ट कीजिए कि आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना हो। इन सबको आपको अंग्रेजी और हिंदी में लिखना था। देखिए हिंदी वाला एक तरफ मैंने कर दिया है। अध्यादेश को हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं, है ना, ऑर्डिनेंस। अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते ही बोलते हैं, पैराग्राफ भी बोलते हैं। निगम को कॉर्पोरेशन बोलते हैं। निविदा मतलब टेंडर होता है। शपथ पत्र मतलब एफिडेविट होता है। इंग्लिश में देखिए, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, डिसीजन मतलब निर्णय, और ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार। लैंडलॉर्ड का मतलब भूस्वामी या मकान का मालिक। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। अब यहां पर कुछ देख लीजिए, जलौड़, तो ये जल धन और बराबर जलोड़ हो जाता है, ठीक है, जल धन और बराबर जलोड़ हो जाता है। जलधन ओद बराबर जलोद हो जाता है। तो यहां पर ये औद जो है उद के अर्थ में स्पष्ट हो रहा है। संधि कौन सी लग रही है सरकार यहाँ पर, तो गुण संधि लग रही है, गुण स्वर संधि लग रही है। संधि का नाम है गुण स्वर संधि। इधर आ जाइए, दो धन परिणाम बराबर दुष्परिणाम हो जाएगा, तोड़ लीजिए, दो धन परिणाम बन जाएगा। दो धन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। विसर्ग को सा में बदलना, नियम लगता है विसर्ग के पहले यदि छोटी या छोटा हुआ आ जाए, और विसर्ग के बाद नियम कैसे याद रखेंगे, कटप्पा के फूफा आ जाए तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, शा में बदल जाता है। एक बार अगर आपने हमसे बढ़िया से पढ़ लिया तो दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी, इस पेपर में आप एकदम 100% मार्क्स ले आ सकते हैं। उद्गम हो जाएगा, उत धन गम बराबर उद्गम। तिरस्कार बन जाएगा, तिरह धनकार, विसर्ग संधि लगी हुई है। अहंकार हो जाएगा, अहंकार, है ना, माँ को अनुस्वार बदलकर अपने से पूर्ण वर्ण में लगाना, ये बन जाएगा आपका उपेक्षा, स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ समास विग्रह करिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुरूप हो जाएगा, शक्ति के अनुरूप या अनुसार। तो शक्ति के अनुरूप, तो इसमें अव्ययी भाव समास लगा है, अव्ययी भाव। कृष्णापर्ण, तो कृष्ण और पर्ण, कृष्णापर्ण हो जाएगा, कृष्णापर्ण हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष लगा हुआ है, कृष्ण के लिए अपर्ण है ना, कृष्ण के लिए अपर्ण हो जाएगा, तो कृष्णापर्ण हो जाएगा, कृष्ण के लिए अपर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप हुआ है। माँ बाप अपना हुक्का पानी लेकर चले गए, तो माँ बाप और हुक्का पानी दोनों में क्या लगा हुआ है? द्वंद्व समास लगा हुआ है। कह रहे हैं इस कथन में आए हुए शब्द युग्मों में कौन सा समास है, उसका क्या नियम है? तो नियम यही है, जब दोनों पद प्रधान हो जाए, जब दोनों पद प्रधान हो जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है, और दोनों में द्वंद्व लगा हुआ है। अगले पे आ जाइए, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अब ये सारे जो मुहावरे आपके सामने हैं, देखिए आप, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब सबसे अलग या विपरीत राय रखना, औरों से अलग व्यवहार करना। तो टीम के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, लेकिन राकेश हमेशा डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता रहता है। भाई साहब, एक आंख से देखना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करना, पक्षपात न करना। एक अच्छे शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों को एक आंख से देखना चाहिए। अच्छा, फिर देखिए, कौवे को कोसे ढेर नहीं मरते। इस मुहावरे क्या मतलब है कि भैया बुरा चाहने वाले व्यक्ति को केवल बुरा सोचने या कोसने मात्र से थोड़ी ना उसका कुछ अहित हो जाएगा। कोई किसी के बारे में कितना भी बुरा सोचने लग जाए, उसके बुरा सोचने से किसी का अहित नहीं होगा। ठीक है। और आसमान पर दिमाग होना मतलब बहुत ज्यादा घमंड होना, अहंकार बहुत ज्यादा हो जाना। जब से उसको पदोन्नति मिल गई है ना, उसका अहंकार यानी उसका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पर है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित कहावत को का अर्थ बताकर उसका वाक्य प्रयोग करिए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती है, मतलब थोड़ा सा प्रयास या साधन में बड़ा कार्य पूरा नहीं होता। केवल 1 घंटा पढ़ने से परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं शब्द, उनको उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके बताना है। जैसे देखिए, गलत लगाया हुआ था, शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम के बाद कॉमा, मोहन के बाद कॉमा, सुरेश के बाद और श्याम चले गए। अल्प विराम का प्रयोग होना था, यहाँ नहीं किया गया है। राम, मोहन, सुरेश और श्याम चले गए। तो निरा बैल है, इस कथन में कौन सी शब्द शक्ति लगी हुई है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति लगी हुई है? लक्षणा शब्द शक्ति लगी हुई है। यहाँ पर बैल शब्द का प्रयोग मूर्खता या जड़बुद्धि के अर्थ में किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, वास्तविक पशु के रूप में नहीं कहा गया है उसको। विलोम शब्द बताना था, अर्वाचीन के लिए प्राचीन हो जाएगा, सानुनासिक के लिए निर्नुनासिक हो जाएगा। उपासना के योग्य वाक्यांश हो जाएगा उपास्य, और जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद हो जाएगा, है ना। और तत्सम बताना है, चकवा के लिए चक्रवाक हो जाएगा, जत्था के लिए यूथ हो जाएगा, तत्सम बताना है। फिर देखिए, शब्दयुग और अर्थ में अंतर बताइए। अनाचार और अत्याचार, इनमें अंतर स्पष्ट करना था। तो कह रहे हैं अनाचार में क्या हो जाएगा? नैतिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण या अनुचित व्यवहार करना। अत्याचार, किसी पर जुल्म या अन्याय करना, शक्ति का दुरुपयोग करना। वर्तनी देखिए, तत्व गलत लिखा हुआ है, तत्व इस तरह से लिखा जाता है, बनता है तत् धन त्वा से। कई बार हम अपनी कक्षाओं में ये बता चुके हैं कि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही महत्व भी देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है, तो महत्व ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए, महत धन त्वा से मिलकर के बना हुआ है। कवयित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री, कवियत्री नहीं होता है, गलत है। ऐसे ही संयुक्त वाक्य को किस में बदलना था? मिश्र वाक्य में बदलना था। आप डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसको आप कैसे बदलेंगे? यदि आप डॉक्टर को दिखाएं तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है? स्वतंत्रता मतलब होता है कि किसी नियम या मर्यादा के दायरे में रह करके अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करिए, ये स्वतंत्रता है। लेकिन स्वच्छंदता क्या है?
कि बिना किसी नियम या मर्यादा या मानदंड को माने बिना मनमाना आचरण करते हुए उच्छृंखल आचरण करना, यानी मनमाना व्यवहार करना। मन माने व्यवहार को हम उच्छृंखल व्यवहार के अंतर्गत रखते हैं। समझ गए? फिर देखिए, अब यहां पर यह पुष्प सबसे सुंदरतम है। सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर सबसे लगा दिए तो सुंदरतम मत लगाइए। तो यह पुष्प सुंदरतम है, या फिर कह दीजिए यह पुष्प सबसे सुंदर है, तम हटा दीजिए, तब सही हो जाएगा। ठीक है, गलत है, सही कर लीजिए। फिर यहां पर देखिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको उसका पल्लवन रूप बताना है। तो दो ठो दिया है, कोई एक ठो करना है। अविवेकी समस्त आपदाओं का मूल है, और जाके पाए न फटे वेवाई सो का जाने पीर पर आई। मतलब जिसके पैरों में कभी पीड़ा नहीं हुई, पैरों में कभी छाले नहीं पड़े, पैर कभी फटे नहीं, वो क्या जानेगा दूसरे के दर्द को। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। लिखने का तरीका देख लीजिए, ये मूल पंक्ति है, इसका पल्लवन देखिए। यह लोकोक्ति मानवीय स्वभाव की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पैरों में विवाई यानी शीत ऋतु में एड़ियों का फटना एक होता है, नहीं फटी, अर्थात वह स्वयं पीड़ा नहीं भोगा, तो दूसरे की पीड़ा को कदापि नहीं समझ सकता। ये पंक्ति इस भाव को अभिव्यक्त करती है कि संवेदना और सहानुभूति का जन्म प्रायः स्वानुभूति से होता है। जब तक मनुष्य स्वयं किसी कष्ट, अभाव या संघर्ष से नहीं गुजरता, तब तक वो दूसरे की तकलीफ या गहराई को महसूस नहीं कर पाएगा। अच्छा, यही कारण है कि सुख सुविधाओं में पले बड़े व्यक्ति प्रायः गरीब होते हैं। गरीबों और मजदूरों और रोगियों की पीड़ा को उदासीनता उनके प्रति रहती है। उन्होंने स्वयं वह अभाव, वह दर्द, वह कष्ट, वह दुख झेला होता है, इसलिए उनको यह अभाव का अर्थ पता होता है। समाज में सच्ची सेवा और करुणा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं दुख को निकट से देखा या जिया हो। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों को समझने के लिए सहृदयता के साथ अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए इधर देख लीजिए, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो अब एक एक क्वेश्चन को यहां पर भी आइए देखा जाए। एक सवाल आपसे पूछा था कि माच क्या है, माच क्या है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछा हुआ है यहां पर कि भादवा की रानी, तो भादवा की रानी जो सवाल पूछा गया था, ये सवाल बड़ा, इस तरह के जो प्रश्न है ना, इसको देख करके परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के इस तरह के प्रश्न गलत हैं। हालांकि मालवी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार आनंदराव दुबे की रचनाएं बताई जाती है भादवा की रानी। किसकी? आनंदराव दुबे की। ये रचना बताई जाती है, और ये मालवी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 1978 में रचना प्रकाशित हुई थी। ऐसे अब सवाल है कि माच क्या है। देखिए, माच जो है वो मध्य प्रदेश, मूल रूप से मालवा और निमाड़ के जो क्षेत्र आते हैं, वहां का बड़ा प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें गीत है, संवाद है और अभिनय का सम्मिश्रण है, और ये धार्मिक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित होता है। और इसके जो आदि प्रवर्तक माने जाते हैं वो बाल मुकुंद गुरु को माना जाता है। फिर आंदा के आगे रोवणे आपन दीदा खोना, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि भैया अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, ये इसका मतलब हुआ। यानी कि ऐसे व्यक्ति के सामने अपना दुख दर्द कहना जो आपको समझे ही ना, जिसके भीतर यह समझने की पीड़ा ही ना हो, आपकी पीड़ा को समझने का अर्थ ना हो, कोई आंतरिक क्षमता ना हो, है ना, कोई वो ना हो, तो व्यर्थ प्रयास करना, यानी मूर्ख या असमर्थ व्यक्ति के सामने अपनी पीड़ा कहना निष्फल है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। फिर कह रहे हैं संत सिंगा जी किसके उपासक थे। संत सिंगा जी जो थे वो निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध संत कवि थे, और निमाड़ का कबीर भी इनको कहा जाता था।
और ये निर्गुण भक्ति धारा के निराकार ब्रह्म के उपासक माने जाते थे। निर्गुणी भक्ति धारा के अनोखी निर्झर भाई, इन्हें पशु रक्षक देव के रूप में पूजा भी जाता है। ठीक है। निमाड़ के दो लोक नृत्य अगर आप देखेंगे तो काठी नृत्य है, गणगौर नृत्य है, नागपंथी, गरबा, गरबी, लोकनायक, ये सब बहुत सारे गाए जाते हैं, लोक गायन किए जाते हैं। और क्या है भाई, ये सारे प्रश्न भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से, एक एक सवाल का उत्तर देख लीजिए। जल भड़न हिलोर हिलोर रेशम की डोरियां, रेशम केर डोरियां तब निक लगाई, जब सोने घैलरन होई। ये लोकगीत है, लोक संस्कार के अवसर पे गाया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो लोकगीत है ये विवाह संस्कार से जुड़ा हुआ है। कूप पूजन यानी कुएं को की पूजा करना, कलश की स्थापना करना, इस प्रकार के जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं हम लोगों के यहाँ, उस पर गाया जाता है। अर्थात मतलब इसका मतलब है कि जल हिलोरे ले रहा है, मतलब नाच रहा है, डगमगा रहा है इसे, और उसे रेशम की डोरी से भरा जा रहा है। रेशम की डोरी तभी शोभा देती है जब उसके साथ सोने का घड़ा हो, अर्थात सुंदर वस्तु या साधन की शोभा तभी पूरी होती है जब वह उपयुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ वस्तु के साथ संयोजित होती है। चलनी में दू दुहन दई के दो देखी दोख देई, इसका अर्थ बताइए। तो कह रहे हैं अपनी ही मूर्खता या अयोग्यता, जैसे चलनी छलनी में दूध दुहना। चलनी में चाय वाली जो चलनी होती है, जो आटा वाली चलनी होती है, और चाय वाली छलनी होती है, चाय छाना जाता है, तो उसमें दूध दुहेंगे तो असंभव काम है ना। असफल होकर के उसका दोष व्यर्थ, आप दूसरे पर मरेंगे कि बर्तन खराब था, आपका बुद्धि खराब था, आप गलत चीज में जो है बल्टी में जो है दूध धोना चाहिए था, आप दो कहाँ रहे थे, ये देखिए। ठीक है। पूर्वी बुंदेलखंडी और बुंदेली प्रचलित दो रूपों के नाम बता दीजिए। तो लोधांती और बनाफरी आप देख लीजिएगा। बुंदेली कवि माधव शुक्ल मनोज की दो रचनाएं आपसे पूछी गई हैं, तो इनकी दो रचनाओं के रूप में आप जो मनोज जी की दो रचनाएं हैं, एक चलिए इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे। दरअसल इसके विषय में अभी वर्तमान में जानकारी प्राप्त नहीं है। अच्छा, बनाफरी बुंदेली की दो विशेषताएं बना दीजिए। तो बनाफर क्षत्रियों द्वारा बोले जाने वाली बुंदेली की एक उपबोली है जो कि हमीरपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। और दूसरा ये कि इसका क्षेत्र जो होता है वो भाषिक रूप से एक समान नहीं है, ये विभिन्न उप क्षेत्रों में इसका उच्चारण और शब्द प्रयोग में बहुत भिन्नता भी पाई जाती है। अब ये आपका एक अंतिम प्रश्न था जो 3 नंबर का था, जिसमें इस गद्यखंड को पढ़ करके आपको आंसर करना था। तो गद्यखंड को हमने पढ़ लिया है। उसमें सवाल था कि ब्रह्मा की आनंद कला में क्या प्रकट होता है। तो ब्रह्मा की आनंद कला जो है वो शक्तिमय रूप धारण करती है। इसकी भीषणता, अद्भुत मनोहरता और कटुता में भी अपूर्व मधुरता पाई जाती है, प्रकट होती है। अर्थात इसमें प्रचंडता और गहरी आर्द्रता यानी कोमलता भी है। अच्छा, लोक धर्म और सौंदर्य क्या है? तो भीषणता और सरसता, कोमलता, कठोरता, कटुता, मधुरता, प्रचंडता, मृदुता, इन सब के परस्पर विरोध के सामंजस्य में लोक धर्म का सौंदर्य है, ये बताया गया है इसमें। वाल्मीकि की वाणी में कौन सा सौंदर्य निहित है? तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आदि कवि वाल्मीकि की वाणी में विरोधी भाव यानी जिसमें भीषणता है, सरसता यानी कठोरता और की जगह कोमलता और सामंजस्य का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। लोक धर्म का सौंदर्य कब मिलता है? तो पढ़ने से पता चलता है कि लोक धर्म का जो सौंदर्य है वो तब प्राप्त होता है जब असौंदर्य का आवरण हटा दिया जाए। जैसे कुरूपता का जो चोला है वो हटा दिया जाए, चोरकटाई का चोला हटा दिया जाए, तो आपके भीतर का जो एक निर्मल मनुष्य है वो निकल करके बाहर आएगा। तो ये यहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं केंद्रीय भाव क्या है? तो गद्यांश का केंद्रीय भाव है जीवन और सृष्टि में परस्पर विरोधी तत्वों यानी कठोरता, कोमलता, कटुता, मधुरता आदि का सामंजस्य ही वास्तविक सौंदर्य है। यही सामंजस्य लोक धर्म का महान साहित्य वाल्मीकि की वाणी की सच्ची विशेषता भी बताता है। गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो विरोधों का सामंजस्य लोक धर्म का सौंदर्य, ये या तो सौंदर्य का सामंजस्य, कुछ इस तरह का इसका शीर्षक हो सकता था। और यहाँ से आपका ये पेपर जो है
वो समाप्त होता है। इस पेपर के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक क्यूआर कोड आपको दिखाई पड़ रहा है। इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करिएगा। तो इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, हम आपको वहीं पर पीडीएफ डाल दे रहे हैं इसका। और इंस्टाग्राम का जो क्यूआर है वो भी आपके सामने है। अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, देखिए टेलीग्राम पर हम बहुत सारी चीज़ें पेश करते हैं। करंट अफेयर आपको हर महीने का हैंड रिटन देते हैं, है ना। कोई भी लेख है, निबंध लिखने के लिए कोई भी चीज़ मैंने तैयार किया है तो वो आपको भेज देता हूँ। और हमारी क्लास का लिंक मिल जाएगा। कोई ऑफर आता है बैच से रिलेटेड तो वो प्रदान कर दिया जाता है। तो आप जैसे ही क्यूआर को स्कैन करेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस बैच को, इस क्लास को आप लोगों ने पूरी तरह से देखा। हमारी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरी टीम से बात करना होगा। और मेरी टीम से बात करने के लिए 9289996921 ये नंबर है। इनको आप एक सिंगल कॉल कर सकते हैं और मेरा नाम बता सकते हैं कि मैंने विवेक सर की क्लास देखा है, हिंदी वाले सर की क्लास देखा है, और हमको बीके लाइव कोड लगा करके बैच प्रदान कर दीजिए। इस समय रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में फ्लैट 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग इसका भी लाभ ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का लाभ आप लोग ले सकते हैं। तो आराम से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल करिए, मेरी टीम से बात करिए। और रिपीटर बैच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हम लोगों ने रिपीटर बैच स्टार्ट किया है कि आप फाउंडेशन में ना जा करके सारी चीज़ें 3 महीने 4 महीने के अंदर आप लोगों की पढ़ाई हो जाएगी, ताकि आप अगला प्रीलिम्स और मेंस आसानी से दे सकें। और इस बार वाला भी मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये स्टार्ट किया गया है रिपीटर बैच, जिसमें लगातार कक्षाओं के माध्यम से हम आपकी पुरानी पूरी चीज़ों को रिपीट करा देंगे, रिवाइज करा देंगे, आंसर राइटिंग की एक बेहतर आर्ट आपको स्किल डेवलप करके देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका भाई विवेक पांडे आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में 5 से 7। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।